नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आज मैं न्यूज़ क्लिक से संबंधित जो चीन का मसला है उसकी कुछ और परतें खोलूँगा। और परतें खोलना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अब सीधे सीधे यह पता चल रहा है कि ये जो न्यूज़ क्लिक का ऑपरेशन था वो चाइना के 4th जनरेशन वॉरफेयर से संबंधित है। क्योंकि बात जब आती है तब कहते हैं कि साहब कि ये नेविल रॉय सिंघम और उनके सहयोगी जेसन फेचर उनसे संबंधित कंपनीज़ हैं। 5 कंपनी बताई गई: वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग्स, जस्टिस एंड एजुकेशन फंड, ट्राई कॉन्टिनेंटल इनकॉर्पोरेटेड, जी स्पैन लिमिटेड और सेंट्रो पॉपुलर। अब ये पांचों की पांचों जो हैं ये जेसन फेचर और नेविल रॉय सिंघम से संबंधित हैं। और नेविल रॉय सिंघम जो है वो चाइना की जो प्रोपेगेंडा आर्म्स हैं उनसे पूरी तरह से संबंधित है। ऐसा ईडी नहीं कह रही, ऐसा तो न्यूयॉर्क टाइम्स कह रही है। जी हाँ, 2018 से 2021 के बीच में इन्होंने 77 करोड़ रुपए उठाए हैं। और ये 77 करोड़ रुपए ये जो मैंने आपको जो 5 कंपनी बताई हैं इनके माध्यम से उठाए हैं। और किस प्रकार से उठाए हैं? क्योंकि इन्होंने इसको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में बनाया, प्रवीर पुरकायस्थ यानी पीपीके के नाम से कंपनी बनाई। और उसके शेयर्स जो हैं वो उन्होंने बेचे, 10 रुपये वाले शेयर बेचे 11,000 रुपये से अधिक पर। अब आप ये बताइए कि आपने सुना होगा कि हाँ कई सारे स्टार्टअप्स होते हैं जो टेक्नोलॉजी फील्ड में काम करते हैं, तो टेक्नोलॉजी फील्ड में काम करने वाले स्टार्टअप्स को प्रीमियम्स मिलते हैं। और प्रीमियम्स जो मिलते हैं उसका भी एक सेट फॉर्मूला होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अधिक से अधिक अगर आप प्रीमियम ले लेंगे तो वो होगा 100 टाइम्स, तो वो स्टार्टअप कंपनीज़ को मिलता है। तो 100 टाइम्स ही होगा 1,000 रुपये, यानी अच्छी से अच्छी, ब्राइट से ब्राइट आइडिया और उसका ब्राइट से ब्राइट प्रोजेक्शन जो ये कहे कि हाँ जो हमारा इस समय जो इनकम, जो हमारी जो इनकम है वो $20 बिलियन होगी 3 साल के बाद, तब आपको 10 रुपये के शेयर पे 1,000 रुपये मिल सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं स्वयं टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में दखल रखता हूँ, काम करता हूँ और ख़ुद भी कई बार ये जो लोग इक्विटी उठाते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में, उनसे मेरी जान पहचान है, उनसे मैं संपर्क में रहता हूँ। लेकिन एक मीडिया कंपनी जिसमें कोई टेक्नोलॉजी ऑपरेशन नहीं है, 11,000 रुपये यानी कि 1,000 टाइम्स, 1,000 टाइम्स अपनी इक्विटी वैल्यू का कैसे उठाती है, ये देखते ही निश्चित रूप से जब ईडी ने देखा होगा तो उनको समझ में आ गया होगा कि यहाँ तो कोई मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन निश्चित रूप से हो रहा है। और वो हो रहा था, अब ये स्पष्ट होता जा रहा है। अब आप ये देखें कि जब बात करते हैं कि चीन का इसमें क्या रोल है, ये चीन का ये ऑपरेशन किस तरह से है, फ्रंट लाइन मीडिया ऑपरेशन किस तरह से है, तो कुछ चीज़ें आप देख लीजिए। इस पर महेश जेठमलानी जो नोटेड कानूनविद हैं उन्होंने भी थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, उनकी बात हम अभी करेंगे। पहले ये देखें कि ये पैसा कैसे कैसे लोगों को दिया गया। ये पैसा जाता है कम्युनिस्ट पार्टी के अकाउंट में, ये जाता है गौतम नवलखा के अकाउंट में, ये जाता है तीस्ता सितलवाड़ के अकाउंट में और तीस्ता सितलवाड़ की बेटी के अकाउंट में। अब आप ये बताएं कि किस प्रकार की सर्विसेज ये दे रहे थे इनको, जो इस प्रकार का उनको पैसा दिया जा रहा था। ये पैसा आपके परंजय गुहा ठाकुरता, ये बड़े लेफ्टिस्ट हैं, आप ही जानिए, ये बड़े लेफ्टिस्ट हैं। अच्छा, प्रवीर पुरकायस्थ भी बड़े लेफ्टिस्ट रहे हैं। प्रवीर पुरकायस्थ जो हैं वो जेएनयू की पैदाइश हैं और ये सीताराम येचुरी के समय उनकी जो कमेटी थी जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन में, उसके सदस्य रहे बताए गए हैं। तो
जेएनयू तो आप जानते ही हैं, जेएनयू, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट, ये सारे के सारे चाइना ऑपरेशन है। कम्युनिस्ट पार्टी तो आज भी, जो मैं कई बार कहता रहता हूँ कि कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी के जो अलग अलग अवयव हैं, यानी कि कोई सीपीएम है, कोई सीपीआई है, कोई सीपीआई-एमएल है, कोई सीपीआई-LLM है, या कुछ भी है, जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी के अवतार हैं वो सारे के सारे गंगाधर अधिकारी थीसिस जो 1942 में फ्लोट की गई थी और रखी गई थी स्टैफर्ड क्रिप्स कमीशन के सामने, जिसमें यह प्रस्ताव किया गया था कि भारत को 17 टुकड़ों में बांट दिया जाए, आज भी इनमें से कोई उसको डिसोन नहीं करती है, उसका खंडन नहीं करती है। वो सब के सब आज भी बिल्कुल जैसे कि मार्क्स का डॉगमा है, उसी तरह ये भी उनके लिए डॉगमा है। आश्चर्य की बात यह है कि नेहरू ने किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार की चाकरी करते हुए भी इस पार्टी को भारत में चुनाव लड़ने की अनुमति दी। निश्चित रूप से उनके जो समाजवादी, एक प्रकार के जो समाजवादी पसंद थी उनकी, वो कहीं आड़े आई हुई होंगी, या रूस ने उनको कहा होगा, क्योंकि वो रूस के भी तो बहुत प्रिय थे, या रूस संभवतः स्टालिन इनको इतना पसंद नहीं करता होगा, लेकिन ये तो बहुत पसंद करते थे ना स्टालिन को, क्योंकि सोवियत संघ से नेहरू जी के संबंध जो है वो बहुत पुराने हैं। 1927 से जब से उनको कोमिंटर्न ने एक तरह से कोऑप्ट कर लिया था, तब से वो पूरी तरह से समर्पित थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ कोमिंटर्न को, इंटरनेशनल कम्युनिस्ट पार्टी के, इसीलिए उन्होंने नहीं किया होगा। लेकिन कम से कम आज की सरकार को तो यह सोचना चाहिए कि ऐसी पार्टियां जो आज भी उस सिद्धांत का समर्थन करती हैं, या कम से कम खंडन नहीं करती हैं, जो भारत को 17 टुकड़ों में बांटने की बात करता है, वो कैसे भारत में एक प्रजातांत्रिक स्ट्रक्चर में फिट की जा रही हैं। ये विचारणीय बिंदु है, और ये हमारी आज की सरकार के लिए भी है। और जो दूसरी पार्टियां हैं जो भारत की अखंडता, संप्रभुता की बात करती हैं, उनके लिए भी एक विचारणीय विषय है। अब देखिए इनमें क्या होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट सेशन के पहले, जो अभी जो लोकसभा के पिछले कुछ सेशंस हुए हैं, उसके पहले जो भी मुद्दे उठाए गए हैं, आइए हम इसका परीक्षण करें कि क्या उनका चीन से संबंध है। सबसे पहले रफाल मुद्दा देख लेते हैं। रफाल मुद्दा में न्यूज़ क्लिक जो थी वो बहुत ही अधिक एक्टिव थी, और इनके एक रवि नायर साहब हैं और ये परंजय गुहा ठाकुरता जी हैं, उन्होंने लगातार इस पे जो है लेख पे लेख इन्होंने सैकड़ों पृष्ठ जो हैं वो भर डाले, ये बताते हुए कि किस प्रकार से जो रफाल डील है उसमें घोटाला हुआ है। खैर वो तो सब पुरानी बात हो गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही उस चीज़ को उड़ा दिया और इनका सारा प्रोपेगेंडा व्यर्थ चला गया। लेकिन ये परंजय गुहा ठाकुरता, रवि नायर इत्यादि जो है, ये सब बेनिफिशरी हैं न्यूज़ क्लिक से। ये स्पष्ट आ गया, ये ईडी के जांच में भी आ गया और न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी बता दिया। तो ये रफाल वाले मामले में एक्टिव हुए बहुत अधिक। उसके बाद आप ये देखिए कि अडानी वाला जब मामला आता है तो ये कितने एक्टिव हो जाते हैं। और अडानी से चीन को क्या समस्या है, वो ये है कि अडानी एक भारत की पूंजीवादी व्यवस्था का, भारत की एक बिजनेस स्ट्रेंथ का एक द्योतक है। उसने हाइफा में चीन के समक्ष खड़े होकर, और हाइफा पोर्ट जो है, जो कि भूमध्य सागर में बहुत ही महत्वपूर्ण एक लॉजिस्टिकल डेस्टिनेशन है, उसकी बिडिंग जीती। उससे चीन को कतई अच्छा नहीं लगा, क्योंकि चीन तो अपना BRI बढ़ाने में है, और उसके BRI बढ़ाने में जो भारत की ये जो कंपनियां हैं वो बीच बीच में बहुत बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। नेविल रॉय सिंघम की बात करते हैं। नेविल रॉय सिंघम जो है वो हुआवेई के डायरेक्टर थे, या हुआवेई के एक प्रमुख कर्मचारी थे, एक उच्च पद पर थे 2001 से 2008 तक। नेविल रॉय सिंघम के पिताजी जो थे वो श्रीलंका कम्युनिस्ट पार्टी चाइना विंग के सदस्य थे। बर्मा में माइग्रेट करके बर्मा में उन्होंने बहुत पैसा कमाया, और ये जो नेविल रॉय सिंघम है वो उसी श्रीलंका कम्युनिस्ट पार्टी के चाइना खंड के आज भी सदस्य
हैं संभवतः, यद्यपि अब वो बड़े कैपिटलिस्ट हो गए हैं और चले गए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं। मुझे ये एग्जैक्टली नहीं पता कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीज़न है या नहीं है, लेकिन उनका सारा का सारा कार्यकाल जो है, वह कार्य पद्धति वो सारी वहीं से चलती है। तो ये नेविल रॉय सिंघम हुआवेई से संबंधित है। आपको ये पता है कि हुआवेई को लगभग पूरे यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में और अब भारत में बैन किया जा चुका है, क्योंकि उसके ऊपर ये संदेह रहा है कि वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, उनके माध्यम से वो जासूसी करवाती है। अब इसी हुआवेई से संबंध रखता हुआ व्यक्ति जो है वो न्यूज़ क्लिक को फंड करता है, फिर अडानी के विरोध में पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा चलाता है। पार्लियामेंट के जस्ट पहले रफाल भी आता है, फिर अडानी भी आता है और अब मणिपुर आता है। मणिपुर में चीन का क्या इंटरेस्ट है आप सब जान रहे हैं। ये बर्मा के माध्यम से ये जो कुकीज़ो आर्म्ड इंसर्जेंट्स हैं, जो सशस्त्र विद्रोही जो हैं, वो चीन के द्वारा स्पॉन्सर किए जा रहे हैं, ऐसा हमारी खुफिया एजेंसी बता रही हैं। तो चीन का भारत में जो इंटरेस्ट है वो स्पष्ट दिखाई देता है। चीन की अपनी क्या समस्या है? चीन की अपनी समस्या ये है कि उसकी इकॉनमी जो है वो बहुत बुरी तरह से लड़खड़ा रही है और इस समय पूरा विश्व जो है वो भारत के लिए कह रहा है कि भारत की जो इकॉनमी है वो पूरे विश्व में एक ब्राइट स्पॉट है, क्योंकि यूएस और वेस्ट जो है उसने अपने आप को यूक्रेन के युद्ध में उलझा के बर्बाद कर लिया है और चीन ने अपने यहाँ की इकॉनमी मिसमैनेज करके अपने आप को बर्बाद कर लिया है। आज की स्थिति ये है कि जो रेटिंग एजेंसी हैं पश्चिम की, वो मूडीज़ जैसी, वो चाइना को कह रही हैं अंडरवेट और भारत को कह रही हैं ओवरवेट। वे इस समय यूएस की जो रेटिंग है उसको भी उन्होंने घटा दिया, जो AAA से घट के AA- पे ले आए उसको। तो इस पूरे विश्व के एक समझ लीजिए कि धूमिल होते एक क्षितिज में भारत का जो है एक बिल्कुल चमकता दीप्यमान तारा है, उसको देखकर चीन जो है वो न केवल हतप्रभ है, भारत को पूरी तरह से हिलाना चाहता है। अब आप ये देखिए, इस न्यूज़ क्लिक ने सबसे बड़ा जो अपराध, यदि आप मानेंगे, यदि आप बाकी तथ्यों को अनदेखा भी करें तो आप ये अनदेखा नहीं कर सकते कि जब गलवान वाली जो झड़प हुई थी और लद्दाख पे जब भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने थी, तो ये न्यूज़ क्लिक वाले यानी सिंघम के, नेविल रॉय सिंघम के चेले, ये यहाँ पर बैठकर चीन की वाहवाही कर रहे थे, भारत को गलत बता रहे थे। तो भाई चीन का 4th जनरेशन वॉरफेयर का एक प्यादा इस प्रकार से यहाँ पर व्यवहार करे तो भारत की सरकार को क्या करना चाहिए? मेरे विचार से ईडी ने अभी तक जो किया वो ठीक है, लेकिन अब ईडी इत्यादि को इस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में और भी गंभीरता से और भी सजगता से और भी त्वरित गति से सामने आना चाहिए। ईडी ने अब दिल्ली हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दे दी है कि भाई दिल्ली हाई कोर्ट ने जो इनको प्रोटेक्शन दिया था कि इनके विरुद्ध कोई कोअर्सिव मेथड ना यूज़ किया जाए, यानी न्यूज़ क्लिक और उसके डायरेक्टर्स के विरुद्ध उसको वेकेट करने की एप्लीकेशन दे दी है और उसका आधार इस रिपोर्ट को भी बनाया है, कुछ और तथ्य उनके पास आए हैं उसको भी बनाया है। यह आवश्यक था। इसके अतिरिक्त हम देखें कि जो कांग्रेस पार्टी है और न्यूज़ क्लिक है और चीन है, इनके बीच में क्या संबंध है? महेश जेठमलानी जी ने जो लिखा है वो मुझे लगता है कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2001 से 2008 तक नेविल रॉय सिंघम जो थे वो हुआवेई में काम करते थे। 2006 में जयराम रमेश जो हैं वो चिंडिया के नाम से एक आर्टिकल लिखते हैं जिसमें वो हुआवेई की बहुत प्रशंसा करते हैं
आप ये देखें कि जब 2008 में राहुल गांधी और सीसीपी यानी उस टाइम पे शी जिनपिंग, इन लोगों में, दोनों में जब एक समझौता हस्ताक्षरित हुआ तो उस समय ये चीन को पूरा का पूरा भारतीय मार्केट में एक्सेस दे पड़े। यद्यपि उस समझौते के बारे में किसी को पता नहीं है, लेकिन यह कहना अतिशयोक्ति भी नहीं हो सकती और ये मैं इसको कहूँगा रीज़नेबल इन्फरेंस है, ये अनुमान है बिल्कुल, कि उसका एक अवयव यह था कि किसी भी प्रकार से चीन के जो निर्यात हैं वो भारत में आसानी से आ सके, इस प्रकार का कार्यक्रम किया जाए। और उसके बाद से आप देखेंगे कि छोटे छोटे जो सेक्टर्स थे उसमें भी चीन का आयात आने लगा और स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि अब जाके किसी तरह से वो संभालने का प्रयास हो रहा है, जब चीन का जो ट्रेड सरप्लस है वो भारत के तुलना में कोई 70-80 बिलियन डॉलर पर जा चुका है, जो कि उस समय बहुत कम था। अब जयराम रमेश के और भी हम कह सकते हैं कि प्रभाव बिंदु हैं जिनको देखा जाना चाहिए, और अभी ये भी देखा जाना चाहिए कि राज्यवर्धन राठौड़ ने लोकसभा में क्या कहा। लोकसभा में राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि जब हम बीजिंग ओलंपिक्स में प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे तब हमने सुना कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो हैं वो आ रहे हैं, तो हम बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि ये बताया गया कि वो भारतीय प्रतियोगियों से मिलने आ रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो भारतीय प्रतियोगियों से बिल्कुल नहीं मिले, वो भारतीय ओलंपिक टीम से मिलने बिल्कुल नहीं आए। वे बैठकर वहाँ पर सीसीपी से समझौता हस्ताक्षरित कर रहे थे। और भी आप देखें कि इस समय भी जो बड़े ऑपरेशंस चल रहे हैं, जैसे यहाँ पर जो भी पूरा का पूरा एक, हम उसको एंटी इस्टेब्लिशमेंट मीडिया नहीं कहेंगे, मैं तो वे पूरी तरह से इसको एंटी नेशनल मीडिया कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये उसका एक ही ध्येय है कि किसी भी तरह से भारत की ये जो ग्रोथ स्टोरी है इसको किसी तरह से पंक्चर किया जा सके। और इसमें जो भी लोग हैं वो इसी प्रकार के लोगों से फंडिंग लेते हैं। अब ये वेब इतना कॉम्प्लेक्स है कि ईडी को इसमें अन्वेषण करना पड़ेगा कि भाई जो बाहर से पैसा ओमिद्यार के माध्यम से, सोरोस के माध्यम से, या फोर्ड फाउंडेशन के माध्यम से, या जो IPSMF जो बनी हुई है, इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन, उसके माध्यम से जो आ रहा है, ये सारे के सारे इन मीडिया आउटफिट्स में, जो कि कहने के लिए एंटी मोदी हैं परंतु वस्तुतः वो एंटी भारत हैं, तो उसमें भी तो कहीं चीन की ओर से कुछ पैसा नहीं आ रहा है क्या? ये भी एक बिंदु है जिसका अन्वेषण किया जाना, इन्वेस्टिगेशन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। आप ये देखिए कि इन्होंने कैसे कैसे लोगों को खरीद रखा है। ये क्या मात्र एक संयोग है कि जो भारत का फ्रांस में राजदूत है उसका भाई अजाज अशरफ, वो भी न्यूज़ क्लिक में काम करता है और एंटी मोदी आर्टिकल्स लिखता रहता है। क्या यह एकमात्र संयोग है कि जावेद अशरफ, इंडियाज़ एम्बेसडर इन फ्रांस, उसकी जो पत्नी है वो उन्हीं जयराम रमेश के साथ में दिखाई देती हैं और अपनी बुक लॉन्च करती हैं, जो कि पूरी की पूरी तरह से चीनी एजेंडा चलाते हैं? क्या ये भी एक संयोग है कि वही गजाला शहाबुद्दीन, जो कि सैयद शहाबुद्दीन की बेटी हैं, जावेद अशरफ की श्रीमती जी सैयद शहाबुद्दीन, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी वाले, वे पूरा का पूरा जो लेफ्टिस्ट गैंग है क्रिस्टोफ जेफर लॉ का, जो चीन से एक प्रकार से डायरेक्शंस लेता है, निर्देश लेता है। जी हाँ, मुझे बताया कि एक बार दलाई लामा को ये शींशपो जिसमें ये काम करते हैं,
जेफर लॉ और इनका पूरा गैंग। दलाई लामा को बुलाया गया उसके कैंपस पे, और तो तुरंत जहाँ भी ऐसे ही चीन के राजदूत ने उनको फ़ोन किया, डर के मारे तुरंत उसको कैंसिल कर दिया गया। तो ये जो पूरा क्रिस्टोफ जेफर लॉ, शीन्सपो, ये सारा का सारा जो गैंग है, शूल्स नोदे, जिनके आर्टिकल्स को गजाला शहाबुद्दीन ने बहुत अप्रिशिएट किया था, ये पूरा वेब जो है इसको समझना और इसको समझ के इसमें जो लोग या तो ट्रैप हो गए हैं या उसमें स्वयं लिप्त हैं, इन सब की जानकारी लेकर और इसको पूरी तरह से एक्सपोज करके और इनको सज़ा दिलवाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि ये जो एक भारत में एक रेजीम चेंज ऑपरेशन का एक जो चल रहा है, जो गैंग है, इंटरनेशनल गैंग फॉर रेजीम चेंज ऑपरेशन इन इंडिया 2024, उसका भी खुलासा हो सके। ये सब चीज़ें जो हैं वो आपस में गुत्थम गुत्था है। इसलिए पीपीके न्यूज़ क्लिक स्टूडियो लिमिटेड जो है, मेरे विचार से टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसके नीचे जो पूरी की पूरी जो आइसबर्ग छुपी हुई है, उसको ढूंढ के और उसको खंड खंड करना अत्यंत आवश्यक है भारत के हितों के लिए और भारत की प्रगति के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।